आते हैं राजनीति में। बहुत अच्छा है, आप लोग इसको इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा कि मैं दूसरी बार इसको सुना रहा हूँ और अपने शहर में इसको सुना रहा हूँ। अगर अच्छा व्यंग्य होगा तो आप अप्रिशिएट कर दीजिएगा। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, एक्टर धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, तमाम सारे, फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर ये राजनीति को क्यों अपनाया? फिल्मों में भी पैसा है, ग्लैमर है, फैन फॉलोइंग सब कुछ है, तो राजनीति में आने की क्या जरूरत है? और उसका जवाब सुनिएगा। आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। कारण सच्चा लगे तो मंच भी थोड़ा मुस्कुरा देगा। वो बोले किसी फिल्मी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। चाय भी आ गई है, हमको मना है। भगवान करे इन सबको भी न पचे। बढ़िया नहीं बनी है, इसीलिए तो तुम्हें दी जाए। मैं तो आपके हिस्से का जहर पी रहा हूँ। ये मेरी मीरा है। मेरे हिस्से का जहर। ये एक बार चाहे मैं शुरू होता हूँ, थोड़ी देर और रहूँगा। दादा जब तक मन करे। एक और छड़िका नहीं, जब तक मन करे नहीं। आपका अलाउ करे, मन करे। चाय वाले के हफ्ते के प्रतीक्षा, क्योंकि क्या होता है जब चाय बट रही होती है तो पब्लिक चाय वाले को देखती है। वो इसलिए देखती है कि उनको मिल नहीं रही होती है। इधर बट रही होती है तो इतनी ईर्ष्या होती है उसमें पब्लिक के मन में कि पूछो नहीं। कहो बहुत ज्यादा सब पवित्र लोग नहीं तो वो श्राप दे दे तो भस्म हो जाए हम लोग। एक क्षण का और सुना। कुछ वर्ष पहले आपने एक खबर पढ़ी, बड़ी खबर थी कि कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा, 34 मजदूर उससे दबकर मरे। जिस कंपनी ने उसको बनाया, जब उससे इंक्वायरी की गई तो उसने कहा दिस इज नॉट अवर एक्ट, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज नॉट अवर फॉल्ट, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। मुझे लगा नो, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। ताली थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आप सब लोग खूब पढ़े लिखे हैं। तो मैंने वो क्षणिका लिखी कि अब सुनिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। एक एक शब्द समझिएगा आप सब लोग। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। एक एक शब्द पर पीछे तक ध्यान जाता हूँ। पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। आखिरकार फैसला पुल, जो विभागीय जांच होते कभी कोई नहीं पकड़ा जाता, आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये थी भूमिका, प्रीएम्बल ऑफ द सटायर। अब पिनैकल ऑफ द सटायर, अब असली व्यंग्य आएगा कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी इल्जाम को
किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। वाह 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 वाह। ये मैंने की भाषा। मैं एक और कविता आपको सच्ची घटना पर आधारित सुनाता हूँ। ये बिल्कुल मतलब मैं अपने आप को आज भी हैंडसम मानता हूँ लेकिन जब मैं क्लीन शेव था तो मैं अपने आप को ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम मानता था। तो क्या था, हम 10 भाई बहन हैं। उस जमाने के 10 भाई बहन हैं जब हमको अंग्रेजों से लड़ना होता था। वाह वाह वाह। उस टाइम के 10 भाई बहन तो 10 होते थे। आज हम 1-2 होते हैं क्योंकि आज हमें गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। तो ये 10 भाई बहन एक और है। ये सब लोग बहुत अच्छे कवि हैं और हम क्या करें, हम नहीं हैं। हम अच्छे नहीं, लेकिन हम बड़े हो गए तो हमें बड़ा कवि कहा जाने लगा। अच्छा कवि कोई नहीं कहता है, तो कहते हैं बड़े कवि में कौन आ रहा है, सर्वेश अस्थाना, अर्जुन सिसोदिया, कमल मनोहर, रुचि चतुर्वेदी। लेकिन ये नहीं कहता कोई भी जो अच्छे कवि आ रहे हैं उनमें सर्वेश अस्थाना है। तो मैं उसी संघर्ष में लगा हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आए जब मुझे अच्छा कवि भी कह दिया जाए। तो सच्ची घटना पर आधारित है। मैं क्लीन शेव रहता था। हमारे 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी, मेरी हो नहीं पा रही थी। डॉक्टर अजय अस्थाना, पप्पू दत्ता हमारे सगे मौसरे भाई इस घटना के पूरे गवाह हैं। नहीं, भगवान कसम गवाह है। हमने झूठ आज तक बोला ही नहीं है और आज भी नहीं बोलेंगे। जब आप जैसे लोग सामने बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसी बात पे बोतल गिरी। तो कोई ससुर आता ही कोई ससुर नहीं, एक आया तो उसने हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। अच्छा, मैं अच्छा खासा नौकरी वोकरी कर रहा था। तो कहा बच्चा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूरी दाढ़ी रखी। दूसरा आया, बोलो तो बिना नाश्ते ही किए जाने लगा। पिताजी ने कहा क्यों जाने? बोला इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, अर्जुन सिसोदिया आमंत्रित थे, कमल मनोहर आमंत्रित थे। ये दोनों लोग दोपहर के खाने पर मेरे घर में बैठे हुए। अच्छा, आमतौर पर दोपहर का खाना किसी कवि के घर पे हम लोग खा लेते हैं, जैसे घर का खाना। सच बात है, हम भी क्या अक्सर खा के आए हैं। भले इन्होंने नहीं खिलाया वो अलग बात, गए हम अक्सर खाने के लिए। तो ये लोग बैठे हुए थे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए। बिल्कुल सच्ची घटना है, आज भी सोचते तो बहुत हंसी आती। मुंह लटकाए बैठे हुए। तो कमल मनोहर जी ने पूछा चाचा जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम जो कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। अर्जुन मेरा प्रिय छोटा भाई भी क्या कभी अर्जुन ने तुरंत तजवीज सुझाई। बोले चाचा जी ऐसा है कि सर्वेश भैया का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन। हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो हमारा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। 82 साल छप गई। अब हम निश्चित हो गए कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमको कुंवारा ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए। 70 साल वाली का आए प्रपोजल था, आज भी रखे हमारे घर। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन में से पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए?
मनोहर जी शादी हुई हरदोई से हुई, मुन्ने मियाँ चौराहे के बाद मेरी ससुराल है। तो हमको देखने वाले बड़े साले साहब है, बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर ये घटना मुझे पहले पता चल जाती तो आज मेरी ससुराल हरदोई में होती ना पक्का। वो हमको देख के गए और हमारे ससुर साहब से, प्रोफेसर साहब से बोले, पापा लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी करता है, सैलरी भी ठीक है, लेकिन कवि है। अब मेरे भोले वाले ससुर उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा है, अच्छी सैलरी है, लेकिन कवि है। तो अरे भोले वाले ससुर, सत्यशील उनका नाम, वो कह रहे कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। ये मुझे शादी के बाद पता चला। एक कमी वाले के साथ उन्होंने अपनी बिटियां भी आई थी। तो वो कविता बनी वहां से कि ये विज्ञापन आपने अपने लिए निकलवाया। सुनिएगा। फिर पिताजी को एक चीज और बता दूं, इस कविता से मुझे पूरा भारत भी घूमने को मिला और लगभग 18-19 देश भी हमें घूमने को मिले कविता सुनाने के लिए। हालांकि हम 18-19 कहते हैं, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कमल मनोहर जी हैं, ये 10 देशों में हो आए हैं। ये डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी हैं, मैथ्स की प्रोफेसर हैं आगरा विश्वविद्यालय में, 15 देशों में हुए हैं। मैं 18 देशों में हुआ है और 19वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि अजीत शुक्ला ने जगा दिया, दादा उठो बघौली निकल गवा। खूब विदेश यात्रा करते हैं। तो पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। कितने 15-16 साल पहले क्या अस्तित्व रहा होगा आप सोच सकते हैं। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया था। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। वो इसलिए कि जो शब्द आपको समझ में आ जाए वो हिंदी होना चाहिए। मैं हिंदी के विज्ञ लोगों से कहता हूँ जो शब्दकोश बनाते हैं कि दूसरी भाषा के शब्दों को शामिल कीजिए, तभी हिंदी विश्व भाषा बनेगी। अंग्रेजी ने क्या किया है, उसने सभी भाषाओं के शब्दों को शामिल किया है। उसने हिंदी के लगभग 1400 कुछ शब्द शामिल करके अंग्रेजी को समृद्ध किया। जैसे हमारा डकैत हमारा था, अंग्रेजी ने एज इट इज डकैत करके ले लिया। हमारा वाहन था, उसको VAN वैन करके उन्होंने अंग्रेजी बना ली। हमारा पथ था, PATH, उन्होंने पाथ बना करके ले लिया। इस तरह से तमाम सारे शब्द हैं तो उनको किया। अगर हम शामिल करेंगे तो हमारी भाषा बड़ी होती जाएगी। खैर, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। अब देखिएगा, आनंद लीजिए थोड़ा सा, मेरा भी शरीर थोड़ा थोड़ा स्वस्थ हो रहा है। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है। जो ठेकेदारी प्रवृत्ति के लोग वो समझ जाएंगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथे में होली का ठहाका लगना चाहिए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है।
पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली ले आई। कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए पे, कुछ तो सुधार हुए ना, अच्छा दिन आया थोड़ा सा। तो कई अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? जुड़िएगा। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य लेता। वाह, आप समझ गए मैं किस दिशा में कविता को ले जाना चाहता हूँ। 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य मिल जाएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में मैं ये जो 2 पंक्तियां कहने जा रहा हूँ, इससे अगर आप समर्थन रखते हो मेरी बात का, तो पीछे तक मुझे अवगत कराइएगा कि आप समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठा लेते हैं। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, लोग मुझे स्माइल मैन कहते हैं। ये भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। मैं आपको एक बात ऐतिहासिक बता रहा हूँ कि मुझे 37 वर्ष मंच पर हो गया है। आज मैं पहली बार हरदोई नुमाइश के मंच पर हूँ। ये 37 वर्ष बीत गए। मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ प्रिय अजीत शुक्ला का और आदरणीय अन्य शुक्ला जी का कि मुझे अवसर मिला। मेरा बहुत ललक रहती है कि मैं अपने शहर में, अपने जिला मुख्यालय पर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ मैं आमंत्रित किया गया। लेकिन 37 वर्ष ही सही मुझे आमंत्रित किया गया। अगला नंबर मेरा फिर 37 वर्ष बाद आएगा। और अगर यही फ्रीक्वेंसी रही तो मेरा ये अंतिम ही है। तो हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। बहुत आभार।